भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारतम मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा। एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं। एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति। एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी पॉडकास्ट में आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए। शुरुआत यहीं से करते हैं। पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं? चूंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि ये 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा। जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज़ वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है। देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं, तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है। अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है।
और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में, उस समय में उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है। ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विष्ठा के प्रति, विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है। अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहाँ पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज़्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके ज़रिए युवाओं को जोड़ना और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है? देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, चाहे सोमनाथ की सभ्यता को स्थापित को, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो। जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचना संरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो। निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ, ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ जी। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे, देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसेबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है,
उसकी जेब में जब डिस्पेंसेबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का सौभाग्य, पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ। और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि इस आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है। रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है। अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है, जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे। जी बिल्कुल। इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है। रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही। इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्ट्रेंथन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है, और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विज़न के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की जो है आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है। ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य जो है परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम सुश्रुत संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस तरह के सारे विशेषज्ञ, इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी पिछले 26 के मार्च की 20 तारीख को एक
ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी हैं वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा। आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जी। जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उस सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य पर चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सरकमफ्रेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैनजी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि मुनीषी, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे। जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दम्भ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, जो है रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आँखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारतम मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अपितु तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था, सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में? देखिए, जैसा आपने कहा कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं था। उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी। और देश जो है मानसिक रूप से, देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे।
उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर संगीत गीत, जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द, वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया, जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती जो है पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की। अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े। जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें। वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, इस प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियाँ आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं, इसके लिए कंपटीशन आयोजित किए, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है जी, पूरा विश्व योगमय हो जाता है।
ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी। भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है। आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है? देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब भारत विकसित होता है और इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित करता है। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जाकर के, आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे?
या तो करुणा का भाव होगा, जी। या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तो मैं ये एक जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नज़रिया जो है वो और सशक्त रूप से पैदा करेगी। कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें? देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक जो है संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें। वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें। भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें। और उसके साथ साथ में भारत को जो है जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें। कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद एक बार फिर आपका ये अवसर प्रदान करने के लिए।